नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरके सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो दो बड़े बड़े आर्टिकल का डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। पहला आर्टिकल हम देखने वाले हैं भारत में रिसर्च को रेगुलेट करने से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली हमारे देश में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए 2023 में एक बिल प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक में कौन कौन सी कमियां हैं और कैसे करके इन कमियों को दूर किया जा सकता है, इस विधेयक की कमियों को, ताकि हमारे देश में रिसर्च, पार्टिकुलरली जो कॉलेज हैं एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर बेहतर हो सके। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि इंडस्ट्री की क्या डिमांड है। यदि डायरेक्ट वो यूनिवर्सिटी के सामने आप पेश करें और उसका सॉल्यूशन वो लेकर के आए, बदले में उनको भी कुछ मिले, ठीक है, तब जाकर के कहना चाहिए हमारे यहाँ का जो रिसर्च है वो बेहतर हो सकता है। इसके ऊपर चर्चा होगी। साथ ही साथ सेकंड वाला हमारा जो आर्टिकल रहने वाला है दोस्तों, ये आर्टिकल है अभी हाल फिलहाल में गठबंधन की सरकार बनी है बीजेपी की, वैसी मेजॉरिटी नहीं मिल पाई है जैसे कि 2014 में और 2019 में मिली थी। इससे क्या असर पड़ सकता है, पार्टिकुलरली टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जो स्पेशल ग्रांट्स दी जाती है राज्यों को, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने मिलकर के गठबंधन की सरकार बनाई है, जिन स्टेटों की भागीदारी ज़्यादा है, वो लोग ज़्यादा दबदबा बनाएंगे अपना। नहीं तो फिर भाग करके हम दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, आपकी सरकार गिरा देंगे। तो ये असर पड़ता है। तो स्पेशल ग्रांट स्टेट के लिए क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या किया गया है, किस संस्था के माध्यम से ये चीज़ प्रोवाइड करी जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस आर्टिकल की, जो कि पार्टिकुलरली हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको बताता है। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि केंद्र सरकार के पास में जो पैसा है, अब ये पैसा केंद्र सरकार के द्वारा ही निर्धारित होगा कि मैं किस स्टेट को कितना दूंगा। लेकिन यही गठबंधन की सरकार बन जाती है ना, तो गलत राज्यों को ये पैसा चला जाएगा, क्योंकि राज्य अपना प्रेशर बनाना चालू कर देते हैं केंद्र के ऊपर। यही बात इसमें बताई जाती है कि चुनाव का जो रिजल्ट आया है, कोएलिशन वाला यदि आया है, कैसा आया है, गठबंधन वाला, तो ये चीज़ डिटरमाइन करता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज को। नेशनल रिसोर्सेज हम किसको बोलेंगे, केंद्र के पास में जो रुपये पैसा है उसको, किस स्टेट को हम कितना देंगे, इस प्रकार से। या फिर किसी स्टेट के खिलाफ में भी ये चीज़ जा सकती है। कोई स्टेट बोलेगा हमको कम दे दिए, कोई बोलेगा कि हमको ज़्यादा चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। तो 2024 में जो इलेक्शन हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई इस बार बीजेपी प्योरली मेजॉरिटी के साथ में नहीं जीती है। भारतीय जनता पार्टी अपने संसदीय बहुमत के लिए बिहार की जनता दल यूनाइटेड और आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी पर निर्भर है। मतलब 2014 और 2019 के विपरीत है, जहां पर वो बहुमत के साथ में आई थी। कुल मिलाकर के देखा जाए, सिंगल पार्टी सिस्टम ना अब एक हिस्ट्री वाली बात हो गई है, ठीक है। इसीलिए आज के समय में स्टेट स्पेसिफिक डिस्क्रेशनरी जो ग्रांट है, किसी स्टेट को स्पेशली हम पैसा देंगे, ये चीज़ की डिमांड बढ़ते जा रही है। स्पेशल पैकेज की डिमांड जो है बढ़ते जा रही है पब्लिक डिस्कशन में। यदि हम सोच रहे हैं कि भाई हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के काम कर रही हैं, तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो नर्चर्ड रहे, तो जो फिजिकल बाउंड्रीज़ हैं, प्रिंसिपल ऑफ असाइनमेंट ऑफ टैक्सेस हैं, एंड जो बेसिस है, ठीक है, ग्रांट के लिए, ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्जेक्टिव मैनर में होना चाहिए कि भाई फिजिकल रुपए पैसे कितना किसको देना है, कितनी बाउंड्री निर्धारित होगी, टैक्सेस का कलेक्शन कैसा होगा, उसकी क्या थ्योरी होगी, कैसे वितरण करना है। साथ ही साथ जो आप स्टेट को ग्रांट्स देना चाहते हैं वो ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्जेक्टिव मैनर में होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि भारत में विविधताएं हैं। कोई राज्य गरीब है, कोई राज्य अमीर है,
लिंग्विस्टिक्स से लेकर के कल्चरल से लेकर के इकोनॉमिक डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। लेकिन जो इश्यूज ऑफ एसिमेट्री है इसको कैसे एड्रेस करेंगे? मीन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के माध्यम से हम इस प्रकार के जो अप्स एंड डाउन है उनको कम करने की कोशिश करेंगे। इसमें ट्रांसपेरेंसी एंड स्टेबिलिटी होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। स्पेशल स्टेटस दिए जाने से क्या है, इनको पैसा भी स्पेशल मिलता है। इस पिक्चर के माध्यम से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, असम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, इसके लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं, जैसे कि हिली टेरेन है, लो डेंसिटी है, लोकेशन अलोंग विद बॉर्डर, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये सारे मुद्दे रहते हैं। इसके चलते चलते इनको ज़्यादा पैसा दिया जाता है। ये कुछ प्रावधान किए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब हम कह रहे हैं कि ये जो स्पेशल पैकेज है स्टेट को मिलेगा, लेकिन जिनका दबदबा ज़्यादा रहेगा, गठबंधन में जिनकी भागीदारी ज़्यादा है, वो सरकार के ऊपर ज़्यादा दबाव बनाएंगे और अपने हिस्से का ज़्यादा पैसा लेकर के आएंगे। इस प्रकार के जो प्रोविज़न्स होते हैं उनको कवर किया जाता है, जैसे कि आर्टिकल 371 ए से लेकर के एच तक इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 370 जो है जम्मू एंड कश्मीर की बात करता है, ठीक है, हालांकि ये चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। अब स्पेशल जो पैकेज रहते हैं आर प्योरली डिस्क्रिशनरी। स्पेशल पैकेज जो रहते हैं कुल मिलाकर के एकदम अलग रहते हैं, स्टेट पार्टिकुलरली स्टेट को ही ये दिए जाते हैं। जैसे हाल फिलहाल में देखा जाए, आपने देखे होंगे कुछ स्पेशल पैकेज अनाउंसमेंट किया गया था आंध्र प्रदेश के लिए। कितना करोड़? 22,113 करोड़ रुपया दिया जाएगा आंध्र प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के अंतर्गत 5 ईयर पीरियड के लिए, 2015 से 2020 के लिए। ये सब आप पुरानी न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। अब ये जो पैसा दिया जा रहा है ये ज़रूरत पर आधारित हो सकता है, लेकिन नीड, ज़रूरत अकेला ही इसका प्रॉक्सिमेट रीज़न नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया है, ठीक है, आर्टिकल 282 के अंतर्गत एक एक्स्ट्रा ग्रांट है जो कि मिसकेलेनियस फाइनेंशियल प्रोविज़न के अंतर्गत आता है। मतलब जो स्पेशल ग्रांट दिया जा रहा है वो आर्टिकल 82 के अंतर्गत दिया जाता है स्टेट की ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन कुछ स्टेट इस मामले में आगे निकल जाते हैं, उनके पास ज़्यादा बार्गेनिंग पावर है तो वो ज़्यादा पैसा पा लेते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि जो इलेक्शन का आउटकम है उससे क्या असर पड़ेगा टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, एंड स्पेशल ग्रांट की क्या मेथड हो सकती है। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यदि नेशनल लेवल पर गठबंधन की सरकार आती है ना, तो किसी स्टेट को कम मिलता है पैसा, किसी को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि कुछ स्टेट अच्छा दबदबा बना लेते हैं और कुछ नहीं दबा पाते हैं, इसलिए वो पिछड़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो कुछ स्टेट ऐसे हैं इनको आप जस्टिफाई कर सकते हैं उनकी डिमांड के लिए, लेकिन जो एलोकेशन है वो कैसे करके दिया जाएगा? एक मैकेनिज़्म के माध्यम से, जो कि फाइनेंस कमीशन तय करता है। फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा एवरी 5 ईयर में, और अर्लियर टू मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग। फाइनेंस कमीशन बताएगा कि किसको कितना पैसा दिया जाना है। जैसे कि टैक्स जो कलेक्ट किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी रहेगी, केंद्र सरकार कितना हिस्सा रखेगा, राज्यों को कितना देगा, एंड कैसे करके इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा स्टेट के बीच में, ये चीज़ लिखी है आर्टिकल 280 में। कहाँ लिखा है? आर्टिकल 280 में लिखा है कि फाइनेंस कमीशन बताएगा कि यूनियन से स्टेट में जो पैसा दिया जा रहा है उसका कितना शेयर रहेगा, साथ ही साथ स्टेट को आपस में कितना कितना बांटना है, ये आर्टिकल 280 में लिखा है। आर्टिकल 275 में वर्णन किया गया है कि ग्रांट कैसे करके देना है स्टेट को, कितनी ग्रांट देना है, असिस्टेंट, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 275 में प्रोवाइड करी गई हैं।
अब ये जो 16वें नंबर का फाइनेंस कमीशन है, जो कि अभी भी एग्जिस्टेंस है बोला जा रहा है, कैन नॉट बी बाईपास सोली ऑन अकाउंट ऑफ पार्टीशन पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। इसमें भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर फाइनेंस कमीशन राजनीति से प्रभावित नहीं हुआ होगा। अब संघीय प्रवृत्तियाँ, हम फेडरलिज्म में कुछ कुछ प्रॉब्लम देख रहे हैं, जैसे कि कुछ राज्य चिंता जता रहे हैं, हमें केंद्र सरकार कम टैक्स दे रही है, इस प्रकार की चिंताएं। साथ ही साथ कुछ चिंताएं हैं, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज़ फार्मूला बेस्ड। एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि भाई जो टैक्स दिया जा रहा है राज्यों को, वो फार्मूला बेस्ड होना चाहिए, एंड इट इज़ फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन टू एड्रेस दिस इशू। और इस इशू को संभालना किसके ऊपर है? 16वें नंबर के फाइनेंस कमीशन के ऊपर है। तो आर्टिकल 275 बोलता है ग्रांट्स को लेकर के, तो ज़्यादातर जो फोकस है यहाँ पर वो ग्रांट्स के ऊपर ही है कि भाई जो ग्रांट दिया जा रहा है, अनुदान दिया जा रहा है, इसका डिस्क्रेशन का काफ़ी वाइडर स्कोप रहता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के हिसाब से यदि हम देखें तो जो प्राइमरी टास्क रहता है कि भाई हम सुझाव दे रहे हैं कितना किसको ग्रांट देना है स्टेट को, तो जो फाइनेंस कमीशन है ये यही सुझाव देगा अंटिल पार्लियामेंट मेक्स लेजिस्लेशन इन दिस रिगार्ड। कब तक देगा? यदि संसद कोई कानून बना लेती है तो उसके माध्यम से होगा, जब तक कानून नहीं आया है तब तक फाइनेंस कमीशन के माध्यम से ही पैसा राज्यों को दिया जाता है। अब फैक्ट वाली बात ये हो जाती है कि भाई कितना पैसा, कितना ग्रांट स्टेट को जा रहा है आर्टिकल 282 के माध्यम से। हैव फार ओवरटेकन बाय ऑलमोस्ट फैक्टर ऑफ 4 दैट द ऑफ द ग्रांट रिकमेंड बाय द फाइनेंस कमीशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई जो फ्लो है पैसे का, जितना वो कह रहा है उससे कहीं ज़्यादा हो जा रहा है, लगभग 4 गुना अधिक हो जा रहा है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? जो स्पेशल पैकेज है ये राइज्ड किया जाता है स्टेट बेस्ड पार्टीज़ के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी को होल्ड कर रहे हैं, और यहीं से जो फिजिकल फेडरलिज्म है ना हमारा कमज़ोर हो जाता है। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में हम चर्चा करने वाले हैं, भारत में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिसका नाम रखा गया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023। अब विधेयक पारित हो चुका है, इसके बाद इसमें कुछ कुछ कहना चाहिए संशोधन चालू हो गए हैं, जैसे कि इसके भीतर में कौन कौन बैठेंगे, और यहीं से फिर सारी चीज़ें गड़बड़ होना चालू हो जाती हैं। यहाँ पर जो लोग बैठने वाले हैं उसमें यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव आपने नहीं रखे हैं, उनको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि आप ये विधेयक उन्हीं के लिए लेकर के आए थे। तो जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की गवर्निंग बोर्ड और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कंपोजिशन है वो बताता है कि ये भी जस्ट गवर्नमेंट के अदर डिपार्टमेंट की तरह एक बॉडी बन कर के रह गया है, अदर डिपार्टमेंट की तरह एक डिपार्टमेंट बन कर के रह गया, इसमें कुछ भी खास हमको दिखाई नहीं देता है। तो चर्चा हो रही है यहाँ पर अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल की। हाल फिलहाल में देखा जाए 2023 में इसको पास किया गया था लोकसभा और राज्यसभा से, ठीक है। इसका उद्देश्य था हमें जो है ग्रो करना है, फैसिलिटेट करना है रिसर्च को हमारे इंडिया में, रिसर्च ज़्यादा हो, रिसर्च को कैसे बढ़ावा दे सकें, स्पेशली इंडिया की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हमको रिसर्च को बढ़ावा देना। इसके कुछ एम रखे गए थे, जैसे कि जो रिसर्च फाउंडेशन है ये स्ट्रेंथन करेगा रिसर्च इकोसिस्टम को भारत में, साथ ही साथ ये एसिमुलेट करेगा रिसर्च ग्रांट्स को फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अलग अलग मिनिस्ट्रीज से इसको ग्रांट्स मिलेगा, पैसा मिलेगा, साथ ही साथ जो फंड्स अवेलेबल विथ मिनिस्ट्रीज विल बी इंटीग्रेटेड इन द फाउंडेशन सप्लीमेंटेड विथ एडिशनल फंड। और भी इधर उधर का पैसा कहना चाहिए यहाँ पर लाया जाएगा ताकि रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके।
तो जो 2019 का नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई थी, उसमें मेंशन किया गया है कुछ आउटस्टैंडिंग रिसर्च सेल्स की, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रही थी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के तौर पर। ठीक है, ये एएनआरएफ की टॉप प्रायोरिटी है। इसका मतलब ये है एएनआरएफ बिल चाहता है कि एग्जिस्टिंग जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है एंड कुछ जो रिसर्च सेल्स बनाई गई हैं, इनमें हम कैसे करके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकें, इसके ऊपर ये आर्टिकल ज़्यादा फोकस करता है। हालांकि देखा जाए वैज्ञानिक समुदाय ने इसका वेलकम किया था इस विधेयक का, लेकिन वो ये भी आशा कर रहे थे कि रिसर्च को ब्यूरोक्रेसी से फ्री रखा जाए एंड फंडिंग को बूस्ट दिया जाए, साथ ही साथ ए चांस टू वर्क टुगेदर विथ इंडस्ट्री पार्टनर, एक चांस दिया जाए कि फैक्ट्री और रिसर्च दोनों एक साथ मिलकर के काम करें। अब यहाँ पर चर्चा हो रही है इसकी गवर्निंग बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। एएनआरएफ ने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है एक 15 मेंबर की गवर्निंग बॉडी रहेगी, 16 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी, लेकिन इसमें कहीं पर भी आपको, ठीक है, कौन शामिल नहीं दिखाई देते हैं, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी के कोई भी मेंबर नहीं रखे गए हैं। एएनआरएफ बिल लाया गया था ताकि रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यूनिवर्सिटी में बेहतर किया जा सके। ये भी एक्नॉलेज किया जा रहा है कि जो 95% से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट होते हैं अटेंड करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को एंड कॉलेज को इंडिया में, तो फिर आपने इनको क्यों नहीं शामिल किया, यहाँ पर क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है। वहीं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजरी की बात करें तो इसमें कितने सारे लोग शामिल किए गए हैं, ये यहाँ पर आप लिस्ट है, इसको देख सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल करी गई हैं। तो जो प्रिंसिपल वैज्ञानिक कहना चाहिए एडवाइजरी सलाह हैं, उनका प्रतिनिधित्व ऐसे लोग करते हैं जो आमतौर पर भारत सरकार की किसी उच्च स्तरीय समिति में होते हैं, जैसे कि ये सब यहाँ पर लिस्ट दिया गया है यहाँ पर इसकी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना, ऐसे प्रतिनिधियों की हमें ज़रूरत थी जो कि करंट सिस्टम की कमजोरी को पकड़ सकें, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी सिस्टम की जो कमजोरी हैं उनको समझें एंड सलाहकार की भूमिका में रहने के बजाय ज़मीनी स्तर पर काम कैसे किया जाए ये जानना चाहिए। आगे देखिए, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, तो इस विधेयक में इस चीज़ की ज़रूरत थी कि जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है उसको कम किया जा सके एंड ये चीज़ बहुत सारी मल्टीपल कमिटी से आता है इस प्रकार का कन्फ्यूज़न, इसीलिए क्रिएटिंग ए सिंगल कमेटी टू फॉर्मुलेट द इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज ऑन द ग्राउंड इज़ क्रूशियल। बहुत सारी समितियों का गठन आप मत करिए, एक सिंगल कमेटी का गठन करिए और आप इम्प्लीमेंट करिए, फॉर्मुलेट करिए स्ट्रेटजी को ग्राउंड लेवल पर। इससे क्या होगा, जो ग्राउंड लेवल का नॉलेज है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस है कमेटी मेंबर के बीच में should reassure the research committee and stakeholder that ANRF's decision making progress will be informed, competent and timely। इससे क्या होगा, जो ANRF का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, उसकी जानकारी रहेगी लोगों को, ठीक है, एंड साथ ही साथ इसको हम कम्पिटेंट बना पाएंगे एंड टाइमली काम हम कर पाएंगे। अगली जो कमी हमको इस विधेयक में दिखाई देती है कि इसमें इंडस्ट्री के भी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, डाइवर्सिटी इसमें बहुत कम है। स्पेशली जब हम ये सोच रहे हैं कि ANRF ने प्लानिंग करा है कि हम 70% से भी ज़्यादा पैसा कहाँ से उठाएंगे, नॉन गवर्नमेंटल सोर्सेज से एंड इंडस्ट्री से पैसा पाएंगे, तो इंडस्ट्री को आपने क्यों शामिल नहीं किया है। इंडस्ट्री की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव शामिल किए गए हैं रोमेश टी वाधवानी, जो कि इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन माने जाते हैं, सिलिकॉन वैली में ये बेस्ड हैं, ठीक है, US,
एंड द सोल वुमेन रिप्रेजेंटेटिव है सेक्रेटरी ऑफ DSIR। ना ही यहाँ पर एकेडमिक से कोई व्यक्ति है, सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की कोई रिप्रेजेंटेटिव है कमेटी में। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमको कुछ कमियाँ दिखाई देती हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए इंडिया में फंडिंग की कमी चल रही है। रिसर्च इतना कम इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अच्छा खासा फंड प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। यदि हम अतिरिक्त में बात करें कि GDP का 4% हिस्सा कहाँ खर्चा करना चाहिए, हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करना चाहिए। इसलिए हमारा करंट का जो फंडिंग सिस्टम है ना, उसको ओवरहाल करने का रिक्वायरमेंट रहेगी। इससे रिसर्च को बूस्ट मिलेगा एंड इनोवेशन निकल करके सामने आएगा इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस से, और ये चीज़ ग्लोबली हमको दिखाई देगी। यदि इस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो विधेयक में कौन कौन सी बातें होना चाहिए, जैसे कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में स्टाफ एडिक्वेट होना चाहिए। साथ ही साथ जो ग्रांट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको हमको बेहतर बनाना है। साथ ही साथ इंटरनल स्टैंडर्ड पीयर रिव्यू सिस्टम होना चाहिए एंड जो रिव्यूअर हैं उनको इंसेंटिव आपको देना पड़ेगा। इंश्योर करना पड़ेगा कि रिसर्च ग्रांट आपको टाइम टू टाइम दिया जाए। स्टूडेंट लोगों को फेलोशिप आप टाइम टू टाइम दीजिए एंड विथ ए क्विक टर्न अराउंड टाइम लेस देन 6 मंथ, 6 महीना के भीतर में ही कहना चाहिए एप्लीकेशन और फंड डिसबर्सल हो जाना चाहिए। एंड साथ ही साथ बोला जा रहा है हैव ए सिस्टम फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक हर्डल बोथ एट द फंडिंग बॉडी एंड द ग्रांटी इंस्टीट्यूशन। किसको आप पैसा दे रहे हैं, यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को कम दे रहे हैं, किसी को ज़्यादा दे रहे हैं। इसके अलावा मनी को जो खर्चा करना है आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट के जो स्ट्रिंजेंट जनरल फाइनेंशियल रूल रहते हैं उससे आपको थोड़ा सा छूट देने की ज़रूरत है एंड परमिट करना है कि आप परचेज़ कर लीजिए गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, जेम पोर्टल से ही आपको चीज़ें खरीदना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एक आर्टिकल हम देखने वाले हैं जो कि फसाई से रिलेटेड है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड हम ये न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस संस्था के बारे में। तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से। इस संस्था की जो स्थापना है करी गई थी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के माध्यम से, विच इज़ कंसोलिडेटिंग स्टेटू रिलेटेड टू फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन इन इंडिया, जो कि हमारे देश में फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन को देखने का काम करता है। तो ये संस्था इंश्योर करती है कि भारत के जो नागरिक हैं वो सेफ फूड खाएं, न्यूट्रिशियन फूड खाएं एंड डिसीज़ से उनको बचाया जा सके ताकि हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ वो जी सकें। तो इसके कुछ कुछ फंक्शन भी रहते हैं, जैसे कि रेगुलेशन एंड सुपरविज़न ऑफ फूड सेफ्टी। साथ ही साथ ये कुछ स्टैंडर्ड बनाता है, कुछ गाइडलाइन जारी करता है फूड आर्टिकल से रिलेटेड। साथ ही साथ किसी फूड आइटम को लाइसेंसिंग देना है, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करना है। इस प्रकार की व्यवस्था बिजनेस ऑपरेटर के लिए ये संस्था करती है। कोई भी व्यक्ति जो सेल करने का काम कर रहा है या फिर इंपोर्ट करता है फूड को इंडिया में, इसको फूड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी फसाई के द्वारा। इसके अलावा ये डायरेक्टली मॉनिटर करने का काम करता है फूड रेगुलेशन को कोई मान रहा है कि नहीं मान रहा है, स्पेशली फूड इंपोर्ट्स के मामले में। भारत में यदि कहीं से कोई चीज़ मंगाई जा रही है उस समय ये कड़ी निगरानी रखता है। साथ ही साथ फसाई के जो ऑफिसर रहते हैं वो फूड इंपोर्ट कंट्रोल को कैरी आउट करते रहते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि भाई जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट है कहीं वो मिलाया तो नहीं जा रहा है। साथ ही साथ जो फसाई है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे देश में जो फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ होती हैं ना,
थ्रू आउट द इंडिया उनको एक्रीडेशन प्रोवाइड करता है। एक्रीडेशन प्रोवाइड करने का काम है मतलब कि उनको मान्यता देना, ठीक है, ऑफिशियली उनको रिकॉग्नाइज करने का काम फसाई ही करता है। साथ ही साथ फूड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने का काम भी फसाई संस्था ही करती है। तो ये तो थे कुछ बेसिक जानकारी फसाई से रिलेटेड। अब हाल फिलहाल में न्यूज़ क्या आई है भाई, फसाई संस्था का कहना है कि साल्ट कितना होना चाहिए, शुगर कितना होना चाहिए, इसके बारे में थोड़े से कड़े कदम उठाए जाएंगे। तो आप नमक की मात्रा और शुगर की मात्रा को बोल्ड लेटर में एंड रिलेटिवली इंक्रीज्ड फॉन्ट साइज में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीज़ अनिवार्य किया जाएगा, ऐसा कहना है फसाई का।